नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरा स्कूल के आपके अपने इस चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में बात करेंगे और सॉल्व करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। ये जो हमारी क्लास है, क्लास 12th के बच्चों के लिए, अगर आप क्लास 12th में हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से हम ना ही केवल सिलेबस को कवर करेंगे, बल्कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग का मतलब, आजकल आपको पता है कि एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन हो गया है। मतलब अब क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गए हैं। नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है कि पहले केवल रटंत विद्या पर काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जब तक आप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रश्नों के सही और सटीक जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं अभिषेक, जहाँ पर मुझको टीचिंग का 10 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लासेस। जी हाँ, चैनल का नाम है मेरा स्कूल हायर विंग। इसके साथ साथ हम मेरा स्कूल प्राइमरी विंग भी चलाते हैं और टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम अभिषेक पोदार है। मेरा नाम अभिषेक है। मैंने क्लास 12th 2011 में करी थी। जी हाँ, हमारा जो अभी करंट सिलेबस है, यानी कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, मैंने उसी सिलेबस को पढ़ा था। और आपको बताते हुए मुझे ये काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने सेशन के दौरान 95% स्कोर किया था और इंदिरा अवार्ड भी हासिल किया था। जोनल टॉपर था, इंदिरा अवार्ड ही था। और इकोनॉमिक्स के अंदर 95 मार्क्स लेकर के एक बेहतरीन संतोष के साथ मैं आगे बढ़ा था। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करता चलूँगा और साथ ही साथ बताऊँगा भी कि भाई ये चीज़ें हैं क्या और कैसे हम इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कैसे इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि ये सेशन की पहली क्लास है, तो धीरे धीरे आपको मेरे साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सवालों को देख करके अगली वीडियो में हम उन डाउट्स को भी कवर किया करेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स से संबंधित, इस सब्जेक्ट से संबंधित आपका 1% भी डाउट ना रहे। और मैंने तो 95% स्कोर किया इकोनॉमिक्स में, आप 100% स्कोर के साथ इकोनॉमिक्स के अंदर अपना परचम लहराएं और आगे जाकर के इकोनॉमिक्स को अपने लाइफ में भी अपनाएं। आज की इस क्लास में हम करेंगे क्या? आज की इस क्लास में हम 3 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा, दैट विल बी डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स, हिंदी में जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत है, वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बस मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सो मेक श्योर कि आपने मेरा स्कूल हायर विंग को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? क्या है इकोनॉमिक्स? सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डेफिनेशन करेंगे, तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो लिखा हुआ आ रहा है, इट इज ए सिस्टम ऑफ चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव इन केस ऑफ स्कार्सिटी। हिंदी में अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। अब डेफिनेशन पढ़ के कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि ये सर क्या बोल रहे हैं, ये दुर्लभता क्या होती है, स्थिति क्या होती है। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको तो रट लेते हैं, इतना क्या आना है, अगर 1 नंबर का आएगा तो रट लेंगे, रट के काम चल जाएगा। तो हम में से कई लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं और चीज़ों को समझते नहीं, जिस कारण हम 12th क्लास का जो अपना सिस्टम है ना, हम उसको अगर सही मायने में देखें तो इंजॉय नहीं कर पाते। सही मायने में देखें तो हम जो है इसको इंजॉय नहीं कर पाते। इकोनॉमिक्स को इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो हम समझ गए। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम इसको लिख देंगे।
लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग का बेस्ड का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में तो चलो करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, अगर आपने ये नहीं समझा तो पूरे 100 नंबर का जो आपका पेपर इससे इफेक्ट हो सकता है। तो इस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसके मैं ये कंसेप्ट समझाऊं, और जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको लेकर के चलूँगा, ताकि हमारी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो मजबूत रहे और बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को समझें। अब इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करूँगा, और उसके थ्रू हम जो है मेन मुद्दे पर आने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलिए कि ये केस ए है और ये केस बी है, दो केस है मान लीजिए। ठीक है, केस 1 में यहाँ पर आप हैं, अभी तो डेफिनेटली आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, लेकिन मान लीजिए ये आप हैं और आप एक मैरिड पर्सन है। आप क्या हैं? एक मैरिड पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ही हैं, दिस इज यू, दिस इज यू, ये आप हैं, और यहाँ पर भी आप मैरिड पर्सन है। दोनों ही स्थिति में आप मैरिड पर्सन हैं। अब केस यहाँ पर क्या है? आप हैं, आपकी यहाँ पर एक वाइफ है, ठीक है, और एक चाइल्ड 1 है और एक चाइल्ड 2 है। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपकी एक हाँ वाइफ है, चाइल्ड 1 है और चाइल्ड 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों स्थिति में मैं एक कुछ एग्जांपल्स लेकर चलूंगा, उसके थ्रू मैं कंसेप्ट पे आने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि आपकी जो 1 महीने की सैलरी, क्योंकि आप मैरिड हैं तो आप 4 लोगों का आपका पूरी फैमिली है, आप इन 4 लोगों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं आपके घर में, और आपकी जो सैलरी है, आपकी जो सैलरी है मान लीजिए वो 10,000 रुपये है। कितनी है? 10,000 रुपये मान लीजिए आपकी सैलरी है। ठीक है, अब आपको उतना इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है, तो आप उतना मतलब दिमाग लगाते नहीं, आपको लगता है इकोनॉमिक्स तो रटने वाला सब्जेक्ट है, तो रट लिया और रट के चल गए। तो ऐसा करके आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है, और पढ़ाई करके केस 1 में आप मैरिड हो जाते हैं, आपकी शादी होती है, आपको पहली सैलरी मिलती है 10,000। आप घर पे आते हैं, घर पे जैसे ही आप आते हैं उस दिन तो आप एकदम से अमीर से हो जाते हैं। महीने की पहली तारीख को आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, आपका 10,000 रुपये, आप बहुत खुश हो जाते हैं। घर पे जाते हैं, घर पे जाते ही आप अपनी पत्नी को बोलते हैं, आज तो 10,000 रुपये आए हैं, बता क्या चाहिए। ठीक है, तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि आज तो मेरे पति 10,000 रुपये लेके आए, तो मजे आएंगे, आज तो हम ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों की भी बहुत सारी लाइन होती है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वाइफ कहती है, जैसी पति बोलता है कि मतलब आप बोलते हैं, ठीक है, अगर आप एक गर्ल हैं तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ पे आपका हस्बैंड है। ठीक है, वाइफ, और यहाँ पे मैं हस्बैंड ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप घर पे आए, आपके वाइफ या हस्बैंड ने आपसे कहा कि मैंने बहुत दिन पहले ना एक वो देखा था, एक बहुत सुंदर सा सूट था, और हस्बैंड कहेगा मैंने एक ड्रेस देखी थी, तो कि वो दिलवा दो ना। तो आप भाई आप तो बात बहुत अमीर है, आपने कहा ओके मैं दिलवा देता हूँ। तो आपने क्या किया, उसको ड्रेस दिलवा दी। अब ड्रेस की जो प्राइस है, ड्रेस की प्राइस आ गई 4,000 रुपीज़। ड्रेस की प्राइस आ गई 4,000 रुपीज़। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, उसने बोला बच्चों क्या चाहिए, एक बच्चे ने बोला सर पापा पापा मुझको तो PS4 चाहिए। ठीक है, एक ने कहा पापा पापा मुझको तो क्या चाहिए, मुझको तो मुझको एक साइकिल चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा ओके, तो आपने चाइल्ड 1 को एक PS4 दिला दिया। मान लीजिए PS4 की जो प्राइस है वो है 3,000 रुपये। ठीक है, तीसरा, आपने चाइल्ड 2 को जो है आपने क्या दिला दिया, एक साइकिल दिला दिया। ठीक है, और साइकिल की जो कीमत है वो है मान लीजिए 1,000 रुपये। ठीक है, अब एक दिन होता है, 2 दिन होता है, आपकी वाइफ बोलती है कि अच्छा एक काम करो ना, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, चलो ना बाहर चलते हैं। तो आप भी कहते हैं यार मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चलो बाहर चलते हैं। तो आप बाहर जाते हो, और आप एक बाहर आप डिनर करते हो होटल में।
डिनर का खर्चा आ जाता है 1500 रुपये का। ठीक है, 1500 रुपये का आपका डिनर का खर्चा आ गया। अब आपको लगता है वाह बड़ा मजा आ गया। अब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर अब टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए आपने, 4 3 7 8 9 9,500 रुपये आपने खर्च कर दिए। अब आपके पास लेफ्ट आउट जो मनी है, लेफ्ट आउट मनी जो आपके पास बची, वो बची ₹500। आपके पास कितने पैसे बचे, अब आपके पास 500 रुपये ही तो बचे हैं। अब क्या हुआ, 4 तारीख को बिजली का बिल आ गया घर पे, और बिजली का बिल लिखा हुआ था कि भाई इसको महीने की 10 तारीख तक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है वो है 1,500 का, और लिखा हुआ है कि भाई लास्ट डेट है 10th है, उस महीने की जो 10वीं तारीख है ना वो लास्ट डेट है। तो अब आपका दिमाग चकराया, अब आपके आटे में कितने पैसे हैं, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास तो केवल 500 रुपये। तो 500 रुपये जो आपके पास हैं, क्या आप उन 500 रुपयों से क्या आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नो। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम डेज व्हाट हैपेंड, कि आपके घर में राशन नहीं था, यानी कि फूड नहीं था। तो फूड नहीं था, फूड अब खर्चा कैसे करेंगे, अब वो भी नहीं है। अब तीसरा, बच्चों के स्कूल की फीस है, वो भी नहीं है। ठीक है, बाकी अदर एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। मतलब अब आप 500 रुपये से एक महीना कैसे चलाएंगे, तो उसका जवाब है नहीं, आप नहीं चला सकते। तो अब सेकंड केस लेते हैं, केस टू। मतलब ये एक पहला केस था, केस टू में लेते हैं। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। ठीक है, अब जैसे ही आप आते हैं, आपकी वाइफ बोलती है मुझको ये चाहिए, बच्चे भी ये बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है, आप घर पे बैठते हैं, आप सबसे पहले सोचते हैं कि भाई मेरी बीवी को साड़ी चाहिए, तो ठीक है, बच्चे को PS4 चाहिए, एक को साइकिल चाहिए, हम बहुत समय से डिनर पे भी नहीं गए हैं। ये हमारी नीड्स हैं, ये हमको चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी नीड है, जैसे दोनों बच्चों की फीस है, ठीक है, बिल्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है, घर का फूड है, फूड के ऊपर पैसा खर्च करना है। तो सबसे पहले 10,000 रुपये आ गए, और इतनी सारी इच्छाएं थी। अब 10,000 रुपये में तो ये सारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो आपने यहाँ, ये जो आप हैं, आपने सोचा यार 10,000 में ये हर चीज़ तो पूरी नहीं होगी, तो अब क्या किया जाए। उसने कहा अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, उसने कहा सबसे पहले मैं वो खर्चे करूंगा जो सबसे अर्जेंट है। मैं सबसे पहले कौन से खर्चे करूंगा, जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है। तो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है भाई फूड, सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, फिर बच्चों की फीस ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अर्जेंट है, फिर सारे बिल्स इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले फूड का खर्चा किया, ठीक है, फिर बिल्स वगैरह देख लिए, ठीक है, बिल्स के अंदर फीस भी आ गई, ये सारा खर्चा कर दिया। ये सारा खर्चा करने के बाद इस महीने जो है टोटल आपके पास बचे 2,000 रुपये। टोटल 2,000 रुपये आपके पास बचते हैं। तो आपकी वाइफ बोलती है मुझको साड़ी चाहिए, PS4 चाहिए, साइकिल चाहिए, डिनर चाहिए। तो आप बोलोगे यार ये सारी चीज़ें तो मैं 2,000 में पूरा नहीं कर सकता, एक काम करते हैं मैं डिनर करा सकता हूँ। ठीक है, डिनर करा सकता हूँ इस महीने, बाकी सारी चीज़ें बाद में करा दूंगा। तो आपकी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है, क्योंकि फैमिली का तो मतलब यही होता है जो साथ में एक साथ चले। तो सब तैयार कर लेते हैं, और आप और डिनर का आप खर्चा कर देते हैं 1,500 रुपये का। तो बच गया कितना, 500 रुपये आपके पास बच गया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आपके पास 500 रुपये बचे हैं, यहाँ पर जो 500 रुपये आपके पास बचे, इसको आप पता है क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सेविंग। इस 500 रुपये को आप क्या कहेंगे, सेविंग। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले जो सारे खर्चे करने के बाद आपके 500 बचे, जब आपको पता चला बिल देने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, लोन लेंगे, किसी से उधार लेंगे, डेट में चले जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक छोटे से घर में, एक छोटे से घर में यहाँ पर आपके पास जो 10,000 रुपये थे, जो 10,000 रुपये थे, इसको पैसे बोलेंगे। ठीक है, और पैसे को धन भी बोलते हैं, यानी कि मनी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को जब आप तोड़ोगे तो एक तरफ आएगा अर्थ, और एक तरफ आएगा शास्त्र। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अर्थ का जो दूसरा मतलब होता है पैसा, अर्थ का दूसरा मतलब क्या होता है, पैसा या फिर धन, यानी कि मनी। दूसरे शब्द में, थोड़ा ब्रॉडर टर्म में कहें तो संसाधन। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उसको हम कहेंगे रिसोर्सेस। ठीक है, तो कहने का मतलब धन, अर्थ, पैसा, संसाधन, इसका शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि धन का अध्ययन, पैसे का अध्ययन करना, अर्थ का अध्ययन करना, संसाधनों का अध्ययन करना, ये अर्थशास्त्र कहना है। यानी कि आपके पास जो भी पैसा है, उस पैसे को आप कैसे खर्च करोगे,
इस चीज की जो डिसीजन लेना है वो अर्थशास्त्र के अंदर आती है। अब बात यह है कि मान लो आपकी सैलरी होती 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए मान लो आपकी सैलरी होती, और केस 1 के अंदर आपके पास घर का फूड, घर का खर्चा नहीं था, बिल नहीं था, फीस देने के पैसे नहीं थे। अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए होती तो क्या आप इसको खर्च कर लेते? उसी फैमिली की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फैमिली में अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो आप कहेंगे नो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहां पर एक बंदा हर महीने 10,000 रुपए कमाता है, उसके लिए अगर एकदम से उसको 1 करोड़ रुपए मिलने लग जाए तो वो तो उसके लिए क्या है, अनलिमिटेड पैसा है। जो भैया 1 करोड़ रुपए हर रोज कमाता है उसके लिए 1 करोड़ एक लिमिटेड संसाधन हो सकता है, लेकिन आप जो 10,000 रुपए हर महीने कमाते थे आपके लिए 1 करोड़ एक अनलिमिटेड संसाधन है। तो आप अपनी सारी इच्छाएं इसे पूरी कर सकते हैं, लगभग सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए 1 करोड़ भी कम होने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो क्या इस तरह की समस्या कभी भी आपके पास होती? तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक स्थिति में आप अपने बच्चों की सारी विश को पूरा करना चाहते हैं और दूसरी स्थिति में भी पूरा करना चाहते हैं, दोनों ही केस में करना चाहते हैं। लेकिन पहले केस में आप प्लानिंग नहीं करते और आपका जो भी पैसा है उसको आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो बाद में जो जरूरी चीजें होती हैं उसको खर्च करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, पहले जरूरी चीजों पे पैसा खर्च करते हैं और बाद में जो कम जरूरी चीजें हैं या फिर जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो ये ओवरऑल आपको क्या दिखाता है कि आपके पास पैसा कम है, यानी कि आपके पास पैसा कम है इसलिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ा। अगर आपके पास पैसा बहुत होता तो आपको इतना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर फिर से दोबारा डेफिनेशन पे आता हूँ। तो जहाँ पर डेफिनेशन में जिस तरीके से लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। तो यहाँ पर दुर्लभता का मतलब क्या है? दुर्लभता का मतलब होता है जब आपके पास संसाधन जो है ना, जब आपके पास संसाधन कम हो, जब आपके पास संसाधन कम हो या फिर ना बहुत कम हो, और एक संसाधन जैसे 10,000 रुपए से आप बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, 10,000 रुपए थे और लेकिन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ था। संसाधन आपके पास कम हो और चॉइसेस बहुत हो, चॉइसेस बहुत हो, तो उन चॉइस में बेस्ट चॉइस को चूज करते वक्त आपके दिमाग में जो भी बात चल रही होगी असल में वो सब अर्थशास्त्र के अंदर आता है। यानी कि केस 2 के अंदर जब आपने 10,000 रुपए में से ये डिसाइड किया होगा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, फूड पर पैसा खर्च करूंगा, तो जो भी कुछ आपके दिमाग में कैलकुलेशन चली होगी जिस वजह से आपने सबसे पहले फूड, उसके बाद बच्चों की फीस और बिल ये सब सोचा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अर्थशास्त्र चल रहा होगा, पैसे का अध्ययन चल रहा होगा, तभी आपने यहाँ पर किया। और यहाँ पर क्या था देखो, दुर्लभता की स्थिति में आपके पास पैसे कम है, 10,000 रुपए में आप सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने क्या किया, चयन से संबंधित व्यवहार। चयन का मतलब आपने चूज किया कि भाई यहाँ पर बेस्ट चीज क्या चूज करी जा सकती है, और ये चूज करने की समस्या ही अर्थशास्त्र की समस्या है। समझिए इस बात को, ठीक है, इस पॉइंट को एकदम नोट कीजिए कि चूज करने की समस्या ही अर्थशास्त्र की समस्या है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए थे, एक ही केस में आपका 10,000 रुपए थे, और मान लो आपको सिर्फ फूड पे ही खर्च करना है, उसके अलावा दुनिया में और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास खर्च करने के लिए, सिर्फ फूड पे ही खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो 10 के 10,000 रुपए फूड पे खर्च करेंगे या फिर जितना आपका मन करे। मान लीजिए आपने 4,000 रुपए फूड पे खर्च कर दिया, तो 6,000 रुपए आपकी सेविंग हो गई। तो यहाँ पर काम कितना आसान है, अगर आपके पास ऑप्शन 1 है, एक ही ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ रियल लाइफ में क्या होता है, अनेकों ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। तो अब उन सीमित संसाधनों के इस्तेमाल से हम कैसे बेस्ट चीज़ पाएं, सब कुछ तो नहीं पा सकते, लेकिन बेस्ट चीज़ कैसे पाएं, तो उसके लिए जिन भी चीज़ों की कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलती है वो सारा अर्थशास्त्र का पार्ट है। तो ये इट इज ए सिस्टम ऑफ चूजिंग बेस्ट, ए बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन इन केस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि जब दुर्लभता हो, जब हमारे पास चीजें कम हो। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर चयन अगर चयन या फिर चॉइस की प्रॉब्लम ना हो, जहां पर चॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर जो है इकोनॉमिक्स नहीं होगी, वहां पर इकोनॉमिक्स नहीं होगी। जहां पर चयन नहीं है, जहां पर मतलब सिलेक्शन नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक्स नहीं है। सिलेक्शन जहां पर है वहां पर इकोनॉमिक्स का ध्यान रखिए। तो इससे आपको एक बात ये क्लियर हो गई होगी कि भैया इकोनॉमिक जो है वो केवल किताब का पार्ट नहीं है, केवल ये एक बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है एक रियल लाइफ फैक्ट है। अर्थशास्त्र क्या है, एक रियल लाइफ फैक्ट है। तो यहाँ से अर्थशास्त्र को पढ़ने में आपको बहुत ही जो ज़्यादा मजा है वो आने वाला है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अभी कवर कर दिया है,
तो यहीं से नीड ऑफ इकोनॉमिक्स का सर्जन होता है कि भैया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है। अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें यहीं पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो 10,000 रुपये वाला केस बताया वहीं से सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि आपने क्यों सोचा। प्रश्न ये है कि नीड ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब आपने ये क्यों सोचा कि मुझको सबसे पहले खाने पे खर्च करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड प्रायोरिटी अगर फिर उसके बाद फीस पे प्रायोरिटी दी, फिर अगर पैसा बच गया फिर उसके बाद बिल को प्रायोरिटी दी, उसके बाद जो पैसा बच गया उससे आप अपनी जो दूसरी नीड्स है, अदर नीड्स जो है वो पूरी करते हैं। ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ऐसा क्या कारण था कि आपने ऐसा किया। तो इसका जवाब है, यानी कि ये प्रश्न बन जाता है नीड ऑफ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला है अनलिमिटेड वांट्स, मतलब असीमित इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं कैसी हैं, असीमित, कभी भी मिटने वाली आपकी जो है इच्छा नहीं है। मतलब एक इच्छा पूरी होती है फिर हमारी दूसरी इच्छा जाती है, और फिर वो खत्म होती है फिर तीसरी हो जाती है। एक साथ हजारों इच्छाएं हमारे पास रहती हैं, हम चाहते हैं ये भी हमको मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए, वो सब कुछ हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सिस होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। यानी कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जो पैसा है उसके साथ हम सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर आप एक बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक मिनिस्टर है, ठीक, एक मिनिस्टर से मिलने के लिए लोग हजारों लोग आते हैं, लेकिन उसके पास तो 24 ही घंटे, और वो 24 घंटे में सबसे नहीं मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में मिनिस्टर के पास किस चीज़ की कमी है, मिनिस्टर के पास कमी है टाइम की। मिनिस्टर के पास किस चीज़ की कमी है, टाइम की। यानी कि समय भी संसाधन हो सकता है। संसाधन क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो संसाधन है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली हम इकोनॉमिक्स यानी कि पैसे की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संसाधन के रूप में हम हर बार पैसे का ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में संसाधन कुछ भी हो सकता है, लिखना है, लिखने के लिए पेंसिल संसाधन है। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कि मतलब एक तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, चाहिए हमको बहुत कुछ, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। और फिर उसके बाद ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। और तीसरा आता है मल्टीपल यूसेज, यानी कि एक ही चीज़ के कई काम होते हैं। जैसे एक तो क्या है कि एक तो 10,000 रुपये से, अगर मान लो 10,000 रुपये से केवल एक ही काम करना होता, मतलब 10,000 रुपये से केवल एक ही काम करना होता और कुछ करना ही नहीं होता, तो इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 10,000 रुपये से यहाँ बहुत काम हो सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपये जब तक आपने खर्च नहीं किए, आपकी बीवी को लगता है, आपकी वाइफ को लगता है अरे इससे तो साड़ी आ जाएगी, आपके बच्चे को लगता है कि भैया इससे तो PS4 आ जाएगा, आपके दूसरे बच्चे को लगता है कि इससे तो साइकिल आ जाएगी। यानी कि जब तक वो चीज़ खर्च नहीं हुई होती, जब तक वो संसाधन खत्म नहीं होता, दुनिया को लगता है उससे कुछ भी पूरा हो सकता है। लेकिन एक बार ये 10,000 रुपये अगर एक चीज़ में लग जाते हैं, यानी कि मान लो ये 10,000 इसमें लग गए, तो बाकी ये दो नीड जो है वो वैसे भी पूरी नहीं होती। इस कारण और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है, यानी कि एक काम करते के साथ ही दो चीज़ें डिससेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है। अब ऐसी स्थिति में जब सबको दिक्कत है और हमको जिंदा भी रहना है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस मिले हुए हैं उसमें से कैसे हम बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करें। उसमें से कैसे हम किसका चुनाव करें, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करें। अब हमारे पास करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम क्या करें। जिस काम को हम करेंगे और जो सबसे बेस्ट है, यानी कि सबसे बेस्ट हम चीज़ चूज करते हैं, तो भाई इसमें से सबसे बेस्ट क्या है। लेकिन वो बेस्ट चीज़ हम चूज कैसे करते हैं, उसके पीछे जो सारी कैलकुलेशन चलती है वो सारी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि हमारे रियल लाइफ से जुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है और असल में अर्थशास्त्र का हमारे लिए क्या उपयोग है, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये केवल एक किताबी चीज़ नहीं है, बल्कि अपनी जीवन को चलाने के लिए, आपके लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोनों तरीके से आपकी लिखावट में सुधार आएगा, आपके थॉट में सुधार आएगा, अगर आप इस तरीके से इस काम को करते हैं तो। फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप बाकी ऐसे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस टॉपिक में, अगर कोई भी आपका डाउट होता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आपका जो भी डाउट होगा कोशिश करेंगे कि वहीं पर सॉल्व कर दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा डाउट हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो उसको एक अलग वीडियो में बना करके हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।